हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्जी में। आज देखिए जनगणना टॉपिक लेकर के आए हैं हम। जनगणना अगर करने वाले हैं, आपके लिए कुछ जरूरी बातें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जो जनगणना खुद से करें या फिर जो जन इन्यूमरेटर लगे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी लाभदायक होने वाली है। तो हम इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। देखिए टॉपिक है हमारा जनगणना 2027। इसमें कुछ हम बातें डिस्कस करते हैं। देखिए पहले तो ये भारत में पहली जनगणना अगर पूछे तो कब हुई थी, 1881 में हुई थी। और वर्ष 2027 की ये 16वीं जनगणना है। अगर पूछे जाए अब तक कितनी, तो 16वीं जनगणना है। भारत में अनियमित जनगणना 1872 में शुरू हुई थी पहली बार। और ये भारत की प्रथम नियमित जनगणना अगर पूछे तो 1881 में हुई थी। और आजादी के बाद अगर कोई हमसे पूछे तो कौन सी जनगणना है, ये 8वीं जनगणना है। आप याद रखेंगे। तो देखिए वर्ष 2027 की जनगणना भारत की 16वीं और स्वतंत्र भारत की देखिए कौन सी है, 8वीं है। इस बात को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस बार जो जितने भी एग्जाम होंगे जनगणना से रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप फुल तैयार कर लें इसको। अब देखिए स्वगणना, कुछ लोग क्या करने वाले हैं, जनगणना स्वयं करने वाले हैं। तो अगर स्वयं आप जनगणना करना चाहते हैं तो 7 तारीख से लेकर के 21 मई 2026 तक आप स्वयं जनगणना कर सकते हैं। अगला वीडियो हम ये करेंगे कि खुद से हम जनगणना कैसे करें और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। आगे अगर जो फील्ड कार्य है, जो इन्यूमरेटर आएंगे हमारे घर पे, वो 22 मई से लेकर के 20 जून तक जनगणना करेंगे। उत्तर प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 22 मई से 20 जून तक मकान गणना और मकान सूचीकरण है, क्योंकि ये चरणों में हो रही है। अगला चरण जो दूसरा चरण होगा वो फरवरी 2027 में होगा, जिसमें जो संख्या है, लोगों की जनसंख्या है, उसको काउंट किया जाएगा। पहले उसमें मकान की सूचीकरण और मकान की गणना की जाएगी। देखिए जनगणना का दूसरा चरण कब से है, 9 फरवरी 2027 से लेकर के 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। दूसरे चक्र में क्या होगा, यहाँ पे जन की गणना होगी। भवन, अब भवन की देखिए कैसे हम करेंगे, कुछ बातें आप याद रख लें। अगर आप इन्यूमरेटर में आप लगे हुए हैं या आप नई भी है, खुद से जनगणना करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से समझें। भवन क्या होता है, सामान्यतः 4 दीवारी और छत के साथ भूमि पे बनी संरचना जिसमें एक व्यक्ति रह सके, स्थायी अथवा अस्थायी किसी भी श्रेणी में हो सकता है। ये भवन में एक या एक से अधिक जनगणना मकान हो सकते हैं। इस बात को समझ लें। एक होता है भवन और एक होता है जनगणना मकान। एक भवन में एक से अधिक जनगणना मकान हो सकते हैं। जैसे एक बड़ा मकान है और उस एक ही मकान में 4 भाई रह रहे हैं, तो वहां पे 4 आप जनगणना मकान बना सकते हैं और पूरा बाउंड्री जो पूरी बिल्डिंग है वो एक क्या हो जाएगी, जनगणना भवन हो जाएगी। तो इस बात को आप याद रखें। अब देखिए जनगणना मकान क्या है। जनगणना मकान भवन का ही एक भाग होता है जिसका प्रवेश द्वार सड़क से साझे हो या फिर सीढ़ियों से खुलता हो। मकान का उपयोग आवासीय और गैर आवासीय मिश्रित रूप से हो सकता है। समझ में आया। मकान का उपयोग आवासीय रूप में हो सकता है और गैर आवासीय, जैसे दुकान है या फिर भूसा डाल दिया है गांव में। तो इस तरीके से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि अगर जैसे 2 मंजिल 3 मंजिल होता है, यानी भवन तो एक ही है लेकिन पहली मंजिल, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तो इस तरीके से जनगणना जो मकान है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं एक भवन में। अब देखिए परिवार संबंधित असंबंधित व्यक्तियों का समूह जो सामान्यतः एक ही रसोई से भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें परिवार कहा जाता है। परिवार पूछा जाए यानी परिवार किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है कि एक ही परिवार एक ही रसोई से अगर भोजन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, परिवार कहलाएगा। परिवार 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला परिवार होता है सामान्य परिवार, दूसरा होता है संस्थागत परिवार, तीसरा होता है बेघर परिवार। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पहला है सामान्य परिवार। परिवार सामान्य रूप से रह रहे हैं, भाई मिलकर के रह रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सामान्य परिवार। दूसरा होता है संस्थागत, जैसे कोई मान लो स्कूल है, कॉलेज है, मंदिर मदरसा है, तो ये क्या होती है, संस्थागत होती है। और ऐसी कंडीशन में मुखिया में उस आदमी का नाम लिख करके उस पद का नाम लिखा जाएगा। ठीक है। तीसरा होता है बेघर परिवार। तो बेघर को हमें ज्यादातर नहीं दिखाने हैं, जैसे कि अनाथ आश्रम है, वृद्धा आश्रम है, हॉस्टल आदि है। तो प्रथम चरण में बेघर परिवार सम्मिलित नहीं है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए मानदेय की बात कर ले तो प्रथम चरण हेतु 9,000 रुपए का मानदेय दिया गया है सरकार द्वारा। द्वितीय चरण में आपको 16,000 रुपए मानदेय मिलेगा और प्रशिक्षण भत्ता 400 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा। 3 दिवसीय प्रशिक्षण होगा, 400 रुपए, और 200 रुपए इसमें खाने के दिए गए हैं, वो अलग है। तो ये आपको याद रखना है। अगला स्लाइड देखते हैं। अब देखिए कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है।
जैसे कि यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है, यानी भवन नंबर 9 है, तो भवन का प्रकार क्या है, पक्का है, उपयोग क्या है, आवासीय है, और जनगणना मकानों की संख्या 2 है। कैसे पता चल रहा है, देखिए इसके अंदर ये भवन पूरा क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक मैं दिखा दूं, ये क्या है, ये भवन है, और इसके अंदर 9 लिख रहा है, तो ये भवन नंबर कितना होगा, 9, और नीचे कितना लिख रहा है, 2, तो यानी इसके अंदर जनगणना मकानों की संख्या कितनी है, 2, वो पक्का है और आवासीय है। अब देखिए यहाँ पर ये भी एक स्क्वायर है, इसमें 10 लिख रहा है, तो ये भवन नंबर कितना हो गया, 10, भवन का प्रकार कैसा है, पक्का है, और उपयोग क्या है, गैर आवासीय, जनगणना मकानों की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा तो मतलब 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। भवन नंबर 11, यहाँ पर देखिए त्रिभुज बनाया हुआ है, तो भवन का प्रकार कच्चा है, उपयोग क्या है इसका, आवासीय है, और जनगणना मकानों की संख्या 3 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है इसके नीचे। तो अगर भवन कच्चा है तो हमें इसे त्रिभुज से बना देना है, और अगर पक्का है तो हमें स्क्वायर से बनाना है, इन बातों का ध्यान रखना है। भवन नंबर 12 है, भवन का प्रकार देखिए कच्चा है, और कच्चे को जब भी हम दिखाएं तो उसमें एक शैडो बना देते हैं, यानी लाइनिंग कर देते हैं ऐसे करके, ये हमारी लाइनें क्या बताती है कि कच्चा है और गैर आवासीय है। जनगणना मकानों की संख्या कितनी है, इसमें 1 है, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए, जब हम नजरी नक्शा बनाएंगे तो इन बातों का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में क्रमबद्ध कार्य करेंगे, प्रत्येक भवन को क्रमांक देना है, भवन पर मार्कर से भवन संख्या और जनगणना मकानों की संख्या, यानी हम किसी बिल्डिंग में गए और हमने एक बड़ा सा भवन देखा तो उसमें एक नंबर दे देंगे हम, ठीक है। अभी बताएंगे कितने अंकों का देना और कैसे देना है, और उसमें कितने मकान है, जैसे कि यहाँ पर देखिए भवन तो एक ही था लेकिन मकान कितने, 2, तो इसलिए हमने 2 लिखे। और यहाँ पर देखिए भवन नंबर 11 में हमने एक नंबर दे दिया, और मकानों की जनगणना मकान की संख्या कितनी, 3, तो हमें याद रखना है। मकानों के प्रतीकों को अलग अलग उपयोग करना है, नक्शे पर उत्तर दिशा का संकेत लगाएं, यानी जो भी नजरी नक्शा आप बनाओगे वो हमेशा उत्तर की दिशा से शुरू करके दक्षिण की तरफ हम खत्म करेंगे, ठीक है। प्रारंभ और समाप्ति को आगे बढ़ने की दिशा में तीर के निशान से दिखाएं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, ये कलर चेंज कर लेते हैं पहले एक बार, यानी ये ऐसे करके हमें बनाना है। सपोज करिए पहले तो एक बार संरचना देख लीजिए, अब नॉर्थ, साउथ, और ये क्या है, ईस्ट, और ये वेस्ट, ठीक है। यानी हमें ऐसे शुरू करना है, अगर मान लो यहाँ नॉर्थ से शुरू करेंगे तो ये हमारा पॉइंट शुरू यहाँ से होते हैं, तो हम ऐसे करके स्पाइरल फॉर्म में जहां भी आपका खत्म हो जाए, यहाँ यहाँ यहाँ, तो उस तरीके से हमें चल के जाना है, ठीक है। आगे आप याद रखेंगे, समय समय पर डेटा सिंक जरूर करते रहें। अगर आप काम कर रहे हैं, इन्यूमरेटर में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो आप समय समय पर क्या करेंगे, इसको सिंक कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है, डेटा तो हमने फुल भर दिया लेकिन उसको सिंक ही करना भूल गए, तो ये समस्या होती है। हम 4-5 करने के बाद हम सिंक कर लें। फील्ड में जाने से पहले अपना पहचान पत्र जरूर ले लें, क्योंकि कई बार क्या होता है, जनगणना कर रहे हैं, किसी भी अननोन घर में जाओगे तो हो सकता है उसको डाउट हो या कोई हो, तो हमारे पास अपना जरूर हमें मिलेगा परिचय पत्र, वो हमें पहचान पत्र, वो हमें साथ में लेके जाना है। घर के अंदर यदि जाना आवश्यक समझे तो परिवार की अनुमति लेना, ये थोड़ी सी बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उत्तरदाता वयस्क और घर का जिम्मेदार सदस्य हो, यानी उत्तर जो हम लेंगे घर में जाके, तो ऐसे व्यक्ति से हमें क्वेश्चनिंग करनी है जो जवाब दे पाए और घर का जिम्मेदार व्यक्ति हो। ये नहीं बच्चे से पूछ रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं। इंटरनेट नहीं होने पर भी ऐप पर काम कर सकते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। इंटरनेट आने पर डेटा सिंक अवश्य कर दें। प्रगणक द्वारा आवंटित HLB के लिए लेआउट मैप तैयार करना होगा, यानी आपको पहले एक मैप मिल जाएगा जब आप ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद में आपको जब जाएं तो उसका नजरी नक्शा जरूर बना लें, तब जाकर के काम आसान हो जाएगा। उसके बाद देखिए लैंडमार्क के रूप में आप कॉलेज, पुलिस स्टेशन, हेल्थ सेंटर, पंचायत घर, पोस्ट ऑफिस, पूजा स्थल, यानी जैसे मंदिर वगैरह हैं, तो इनको क्या है, लैंडमार्क के रूप में हम जो नजरी नक्शा बनाएंगे, जहां जहां पर के आपके HLB में ये चीजें आ रही है, तो वहां पर ये लैंडमार्क के रूप में काम करेंगे। आगे है, मैप बनाते समय ध्यान रहे कि संपूर्ण एरिया कवर हो जाना चाहिए। लेआउट मैप पर HLB की 2 प्रतियां तैयार करनी पड़ेगी। यहाँ पर कितनी तैयारी करनी है, 2 प्रतियां तैयार करनी है, और इसलिए करनी है क्योंकि इसलिए, और 3 बना लें जो अपने पास रख लें। मैप बनाते समय ध्यान रखें कि HLB को बांटने वाली सीमा को चिन्हित किया जाना चाहिए। HLB के नजरी नक्शा निर्माण में प्रयोग होने वाले प्रतीक चिन्ह, अब देखिए कुछ चिन्ह हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, अगर ये नहीं तो पता है तो नजरी नक्शा बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे आवासीय पक्का मकान है तो आप क्या बनाएंगे, इसके लिए स्क्वायर बनाएंगे इस तरीके से, और गैर आवासीय पक्का है तो आप बनाएंगे तो स्क्वायर, लेकिन गैर आवासीय इसलिए इसमें क्या कर देंगे, हम लाइनिंग कर देंगे। आवासीय कच्चा है तो हमें क्या बनाना है, एक त्रिभुज का फॉर्म लेना है,
और गैर आवासीय कच्चा है तो फिर हमें इसमें त्रिभुज बना करके और इसमें लाइनिंग कर देंगे। तो गैर आवासीय में लाइनिंग बनानी है, ध्यान से समझना, गैर आवासीय में क्या बनानी, लाइनिंग, और पक्के को हमें बिना लाइन के बनाना है। ठीक है, ये बात आप थोड़ी सी याद रखेंगे। अगला स्लाइड देखते हैं। देखिए संकेतक कुछ है, जैसे कि अगर पक्का रोड है तो हमें इस तरीके से दिखाना है, कच्चा रोड है तो उसको डॉटेड लाइन से ऐसे करके दिखा देना है जी, और पगडंडी है तो इस तरीके से बनाएंगे आप बिंदु। रेलवे लाइन है तो आप जानते हैं रेलवे लाइन पे बहुत सारे चिन्ह इस तरीके से आपको दिख जाएंगे, तो इस तरीके से। HLB नजरी नक्शा निर्माण में प्रयोग होने वाले प्रतीक चिन्ह, सपोज करिए आप जहाँ पे जनगणना करने के लिए जा रहे हैं या फिर मकान गणना करने जा रहे हैं, तो इसके लिए अगर रिवर है तो रिवर के लिए आप इस तरीके से एक साइन बना देंगे, इस तरीके से। ठीक है, और अगर केनाल है तो आप इस तरीके का साइन यूज करेंगे। पॉन्ड यानी तालाब है तो आप इस तरीके का। अगर कहीं पर बेल, टैप, हेड पंप है तो आप इस तरीके के साइन इस्तेमाल करेंगे। अगर टेम्पल है तो ये बनाएंगे साइन, मस्जिद है तो ये वाला साइन, चर्च है तो ये वाला साइन, और गुरुद्वारा है तो ये वाला साइन। इस तरीके से आप नजरी नक्शा में इन साइंस का प्रयोग करोगे। स्कूल, डिस्पेंसरी, पंचायत घर, पोस्ट ऑफिस, ETC के लिए आप देखिए, स्कूल है तो S बना दिया स्क्वायर में, डिस्पेंसरी है तो D बना दिया, पंचायत घर है तो P बना दिया, और पोस्ट ऑफिस है तो PO बना दिया। इस तरीके से छोटे छोटे हम हैं, ये बातें याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। ये देखिए हमारा नजरी नक्शा है। नजरी नक्शा बनाते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप याद रखें कि हमें नॉर्थ से शुरू करना है। बोल रहे हैं ध्यान रहे कि मैप बनाते समय उत्तर दिशा हमेशा क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, मैप बनाने से पहले एरिया को अच्छे से देख समझ लें, और जरूरी चीज जैसे कि पूजा स्थल है, स्कूल, सड़क है, रेलवे लाइन है, अस्पताल, नहर, तालाब आदि नोट कर लें, बाद में नक्शा में कहीं छूट न जाए। मैप में स्टार्टिंग पॉइंट अवश्य लिखें। ठीक है, यानी नजरी नक्शा आप बनाए तो पहले अपने एरिया को अच्छे से एक बार घूम लें कि कहाँ पर क्या चीज है, और वो जो जगह है जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि स्कूल है, मदरसा, मस्जिद, नदी, तालाब, ये चीजें हैं तो उनको नोट कर लें और उसको अपने नजरी नक्शा में जरूर बताएं। स्टार्टिंग पॉइंट से ही मकान नंबर 1 दर्ज करते हुए आगे बढ़े। अलग थलग इमारतों, परिवार को कवर करते ही सुनिश्चित करें कि उनकी गणना एक ही बार की जाए। यानी अगर परिवार 1 से 2 जगह रह रहा है तो सोचें कि मतलब सही से उसकी गणना हो जाए कि परिवार छूट ना जाए। यदि उनका निवास दोनों स्थानों पर है तो उनकी गणना उस स्थान पर करें जहां वे साल भर के समय में सबसे ज्यादा रहते हैं। रसोई अलग तो मकान अलग, रसोई एक तो मकान एक। ठीक है, अगर रसोई अलग अलग है तो मकान अलग अलग हो जाएगा, आप इस बात का ध्यान रखें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो कि आपके लिए मैंने बताई। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताना। इसमें कोई आपको कोई समस्या है तो जरूर पूछ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।